मेरी वॉइस आ रही है रिप्रा? यस सर। बताइए बेटा। Sir, my goal is to be an IAS officer, clear UPSC, CSC exams, but I'm not at all good at maths and science. मैथ्स और साइंस की तो नीट सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, उसमें तो जनरल स्टडीज पोर्शन आता है मेनली। सर यस, लेकिन अभी 11th और 12th के लिए भी जो सब्जेक्ट चूज करना है तो वही उसमें भी डाउट है, फिर क्या सब्जेक्ट्स चूज करें 11th 12th में, अभी जैसे 10th है। देखिए बेटा, अगर आपका गोल बिल्कुल क्लियर है, अभी आप 10th में हो? यस सर। तो अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, यस सर। और कोई आपका डेविएशन नहीं है कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है, अगर आप बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि Yes, आपको sir. सिविल सर्विसेज देना है, तो आपको फिर आर्ट्स लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर। आर्ट्स लेना चाहिए क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादातर जो आपके हैं वो सिविल सर्विसेज से कॉमन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे जो की सब्जेक्ट्स हैं आप नोट कर लो, मैं बता देता हूँ। ओके सर। हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी। ओके सर। तो हिस्ट्री में आपका 3 पोर्शन है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। एंशियंट का मतलब हो गया प्राचीन भारत, हड़प्पा संस्कृति वगैरह जो पढ़ते थे। सेकंड पोर्शन इज मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया इसमें दिल्ली सल्तनत और ये मुगल एम्पायर वगैरह आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। और मॉडर्न इंडिया में आ जाता है ब्रिटिशर्स जब से इंडिया आए टिल इंडिपेंडेंस, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट हो गया। तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री में 3 पोर्शन आते हैं, मेंस वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड हो जाता है। मेंस का जब आप पेपर दोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, राजनीति, जो पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, ये सब। इसके बाद सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों। उसके बाद फिर आप लिखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 हो गया। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद बेसिक साइंस। सर बेसिक साइंस तो 10th तक का साइंस ही होता है। 10th तक का ही रहता है, उसमें एक एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से आता है, पर वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। ओके सर। साइंस एंड टेक भी लिख लो आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख लो और बेसिक साइंस लिख लो, दोनों को अलग अलग नोट कर लो। ओके सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में क्या है, जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कार, फ्यूल सेल, हाइपरलूप, ऐसे टॉपिक। ओके सर। ठीक है। और बेसिक साइंस में आपका 10th तक का बेसिक साइंस, डिजीज के बारे में पूछ लिया, हेपेटाइटिस के बारे में पूछ लिया, कोई विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में पूछ लिया। तो एक बेसिक साइंस का पार्ट हो गया, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। उसके बाद आप लिखिए करंट अफेयर्स। ओके सर। एक सब्जेक्ट लिखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट काफ़ी क्रूशियल एरिया है प्रीलिम्स के लिए। ओके सर। ठीक है। अब आर्ट्स लेने का बेनिफिट ये है कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट आप 11th 12th में ही पढ़ोगे। फिर आप ग्रेजुएशन जब करोगे, अगर आप बीए कर रहे हो या बीए ऑनर्स भी करोगे, तो ये सब्जेक्ट आप बीए में भी पढ़ोगे। फिर यही सब्जेक्ट आपके सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। और सर फिर उनमें से कोई सा एक ऑप्शनल भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल लेने में सोचना पड़ेगा हमें कि 4-5 साल का ट्रेंड देखना पड़ेगा। ऑप्शनल अभी हम डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब वो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ है, हम किस में कंफर्टेबल हैं। क्योंकि हिस्ट्री वगैरह जो है बहुत लेंदी होते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ऑप्शनल लेते समय हमें मेंस की तैयारी तो करनी ही है। मेंस में हमें जीएस के 4 पेपर देने हैं, फिर एचए का पेपर होगा, फिर लैंग्वेज का पेपर होगा, उतने सारे पेपर के साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। तो ऑप्शनल हमें ऐसा लेना चाहिए जिसका सिलेबस कम हो, कम सिलेबस हो और जल्दी हम तैयार कर सकें, और जिसमें ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है, स्कोर अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले लोग ज़्यादा ऑप्ट करते थे ईयर 2010 के आसपास, पर 2013-14 में यूपीएससी ने ऐसा पेपर बना दिया कि वो ट्रेंड ब्रेक हो गया। अब लोग जल्दी पबेट लेते नहीं, पेपर बहुत टफ आ गया था उस साल। तो यूपीएससी कोई ट्रेंड नहीं बनने देता, एक सब्जेक्ट 3-4 साल अगर लगातार पूछता है, फिर वो एक आध बार ऐसा टफ पूछ देता है, फिर वो रिपीट नहीं करता वैसा। जैसे इस समय एंथ्रोपोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग है, एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं। तो ऑप्शनल उस समय डिसाइड होगा जब ग्रेजुएशन में आप रहोगे, फर्स्ट ईयर के बाद आप डिसाइड कर पाओगे किस सब्जेक्ट में आपको कमांड लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है,
रिवर, डैम, लोकेशन, फॉरेस्ट, ये चीज़ें पसंद आती हैं। किसी को पसंद आता है हिस्ट्री वाला पोर्शन, किसी को पॉलिटी पसंद आ रहा है। तो ऑप्शनल आप डिसाइड कर पाओगे जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आओगे। सबसे ओके। अच्छी बात क्या है कि आप कम एज में अवेयर हो कि आपको करना क्या है। नहीं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक आते हुए बच्चे को पता नहीं होता करना क्या है। बच्चा साइंस साइड ले रहा है क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं साइंस साइड लेना है, उसका अपना कॉल क्या है वो डिसाइड नहीं कर पाते। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको 10th में पता आपको करना क्या है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यस सर। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो आपका गोल केवल 11th पास करना नहीं होगा, आप सर हिस्ट्री वो नॉलेज ग्रैब करना होगा जिससे आगे भी यूज। हाँ, हिस्ट्री आप इस तरह से पढ़ोगे क्योंकि आपको मालूम है आगे सिविल सर्विसेज जब आप दोगे वहाँ आने वाला है। तो कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर में जाकर सिविल सर्विसेज प्लान करता है तो उसको 1 ईयर या 2 ईयर मिल पाएंगे, या वो 3 ईयर प्रिपरेशन कर पाएगा। आपके पास 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 5 ईयर तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं। यस सर। तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और सर एक लेकिन जो ग्रेजुएशन करेंगे तो ह्यूमैनिटीज के बाद ऐसे कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेंगे, जैसे मतलब पेरेंट्स को भी चाहिए होता है कि एक अच्छी डिग्री हो कि बाद में अगर बाई चांस बच्चे का नहीं हुआ तो नहीं, ये जॉब। कंफ्यूजन नहीं, रिप्लाई, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम सक्सेस के चक्कर में 3-4 ऑप्शन चूज कर लेते हैं, फिर तीनों चारों में ना वो बच्चे के ऊपर प्रेशर इतना हो जाता है, वो कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है। कंपटीशन इतना टफ है कि 3-4 चीज़ें एक साथ हो नहीं पाएंगी। अब वो सोचेंगे कि इंजीनियरिंग भी कर लो, फिर वो सोचेंगे कि भैया आप जॉब भी जल्दी आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, फिर कहेंगे सिविल्स भी कर लो, तो सारा एक साथ नहीं हो पाएगा। इंजीनियरिंग अगर आप करोगे तो इंजीनियरिंग के लिए आपको देखो, एक तो IIT जेई वगैरह की तैयारी करनी है। सर उसके लिए तो मैथ्स और साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ, मैथ साइंस स्ट्रांग होगा, उसके बिना इंजीनियरिंग में कोई फायदा ही नहीं करने का। यस। आप आपका कंफर्ट किस में है? आप न्यूमेरिकल वगैरह में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हो? आपको सर किस तरीके मुझे से पढ़ना पसंद है? मुझे सर मैथ्स और साइंस नहीं अच्छा लगता, बस बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आपको लैंग्वेज मैथ और। साइंस नहीं पसंद है तो फिर आप डाउट मत रखो माइंड में, आप आर्ट्स के साथ आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, तो फिर ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर ग्रेजुएशन सकते जब आप ग्रेजुएशन जब आप करना तो आप चाहे तो उसमें ऑनर्स अगर आप करोगे, लिटरेचर भी कर सकते हो, प्रोफेसरशिप का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है, आगे जाके नेट दे सकते हो। ग्रेजुएशन आप कर लो, मास्टर्स आप कर लो, सिविल्स की तैयारी पैरेलली आपकी चल रही है, तो अब अगर आप मास्टर्स भी कर लेते हो, कल को आप नेट का एग्जाम देके कॉलेज लेक्चरर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह हैं, एक सब्जेक्ट में अगर आपको कमांड है तो टीचिंग का ऑप्शन तो आपके पास सही है। और DU वगैरह में अगर आप प्रोफेसर हो जाते हो तो अपने आप में बहुत अच्छी प्रोफाइल है वो। चाहे सोशोलॉजी है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे लिटरेचर ऑनर्स में आप कर लो, तो यूनिवर्सिटीज जितनी भी उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। हैं? ओके सर, तो प्रोफेसर उसका वो रहता है। प्रोफेसरशिप का ऑप्शन अवेलेबल आपके पास। उसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ा सकते हो। किसी सब्जेक्ट पे आपको कमांड है, आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा सकते हो। सिविल्स की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप उसके लिए पढ़ा सकते हो। फिर फॉरेन से भी कोर्सेज होते हैं कई सारे। साइकोलॉजी में आप फॉरेन जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिका वगैरह में साइकोलॉजी वगैरह के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हो। किसी अच्छे प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। साइकोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। कई सारी बीमारियां वगैरह ऐसी हैं जहाँ पर डॉक्टर्स को भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके सर। तो मेडिकल से भी जुड़ा हुआ है साइकोलॉजी। तो कई सब्जेक्ट हैं, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है। वो डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप होगा। 11th 12th बेसिक है ना, जब आप इसमें पढ़ोगे सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, तो उससे आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी कि ग्रेजुएशन में आप किसके साथ जाओ, किस सब्जेक्ट ओके में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि आप कंफर्टेबल किस में फील कर रहे हो। आज मैं कह दूं कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेना, और आपको पता लगा कि हिस्ट्री पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, आपको पॉलिटी अच्छा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी होना चाहिए, साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि कोई सामने बैठा पर्सन जो बात कर रहा है या जो अपना ओपिनियन दे रहा है उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि वो एज अ पर्सन कैसा है, कि वो ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। कई बार हम ह्यूमन बिहेवियर को जानना चाहते हैं, तो उसका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है कि थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, हम सोचते कैसे हैं। कोई क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल कैसे हो जाता है, ये पूरा सब्जेक्ट ही साइकोलॉजी है, वहाँ हम पढ़ते इसी चीज़ को है। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आप डिसाइड कर पाओगे 12th के बाद। 11 12 में जब बेसिक पढ़ के तो फिर हाँ हाँ, समझ में आएगा कि वो किस चीज़ सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा बेसिक इंटरेस्ट बेसिक आ पता रहा चल जाएंगे, तब आप जैसे आपको मैथ साइंस कैसे पता चला कि आपको मन नहीं कर रहा, आपने 6 7 8 9 10 5 साल पढ़ लिया, तब आपको पता लग गया कि आप इसके लिए नहीं बने हो। है। हर यस। बच्चे का एप्टीट्यूड मैथ साइंस का होता भी नहीं है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो बच्चा कमजोर है या स्ट्रांग है। हमारा बाई बर्थ हमारे अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बने हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं मैथ्स तो कोई भी सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता, हर कोई रामानुजन तो नहीं बन जाता, यस सर। है ना। पॉइंट ये है कि हर बच्चे का एप्टीट्यूड स्किल अपने आप में अलग तरीके की है। किसी का माइंड न्यूमेरिकल में बहुत तेज चलता है, वो थ्योरी
उसको पसंद नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट की अपने आप में एक यूटिलिटी है, किसी को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, साइंस मैथ्स का भी अपना इंपॉर्टेंट है। अब जो सिविल सर्वेंट है, आईएएस वगैरह में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका एप्टीट्यूड लेवल कम थोड़ी है। यस और उनका माइंड इस तरह से बना हुआ है कि उनको उन सब्जेक्ट में कंफर्ट आता है, डिसीजन मेकिंग वगैरह में अच्छे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सिविल सर्वेंट है जो ह्यूमैनिटीज से आए, यस। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सर वही मोस्टली सारे इंजीनियर है, डॉक्टर होते हैं, तो पेरेंट्स को वही लगता है पहले इंजीनियरिंग नहीं नहीं, करना। वो एक्चुअल में पता है क्या, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, सोसाइटी ने बना दिया परसेप्शन। अमेरिका वगैरह में ह्यूमैनिटीज में कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर साइंस वालों को उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, और वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, प्योर ह्यूमैनिटीज है। साइकोलॉजी साइंस में कहाँ पढ़ते हैं? साइकोलॉजी एक लेवल के बाद आपको दिखेगा प्योर साइंस है, पर उसको समझने का तरीका अलग है। वो हमारे यहाँ यस इंडिया में क्या है ना, कि डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। इंजीनियरिंग में इतना कंपटीशन है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर मेरे से पूछेंगे तो जॉब्स वगैरह बहुत कम हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। इतने सारे कॉलेजेस हो गए हैं, सारे कॉलेज अच्छे भी नहीं हैं, और बच्चा नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा तो उसमें क्यों उसको डालना है? जिसमें देखो, हमें कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करके सोसाइटी में ये तो प्रूव नहीं करना कि हमें गोल्ड मेडल मिल गया। हम जिसमें एक्सेल कर पाए, डिपेंड तो ये करता है कि 5-7 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। यदि हम ह्यूमैनिटीज लेकर ही सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, तो हमें क्यों अननेसेसरी साइंस में जाना है? और इंजीनियरिंग जो करते हैं वो भी सिविल सर्विसेज देते हैं, आप भी सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस। और तो उनमें उसके लिए तो बस एक एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है, हाँ, ग्रेजुएट। उसमें एक पेपर होता है सी सेट। यस, दो सी सेट पेपर होते प्रीलिम्स के बाद। हैं, एक प्योर जी नहीं, प्री में होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं। वो दो एक होता है सी सेट जिसमें आपका 33% क्वालिफाइंग नंबर होता है। हाँ, ओनली क्वालिफाइंग है। पहले उसको कट ऑफ में जोड़ते थे, बाद में उसको ओनली क्वालिफाइंग कर दिया, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बच्चे मैथ्स वगैरह में कंफर्टेबल नहीं होते थे। इंजीनियर्स के लिए वो बिल्कुल पीनट्स की तरह होता था, तो इसलिए यस उसको बाद में ओनली क्वालिफाइंग कर दिया। वो बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स है, हाई फाई भी नहीं पूछता, मतलब बेसिक मैथ्स जो आपका 10th तक का भी लेवल है, उससे वो क्वेश्चन बन सकते हैं। इंग्लिश वगैरह आपका ठीक होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही दोगे, आप पढ़ भी इंग्लिश मीडियम रहे होगे, यस इंग्लिश आप आसानी से कर लोगे, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। यस। इंग्लिश ही होता तो पॉइंट ये है अरिप्रा की स्टडीज को बैलेंस करना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हो रही है कि आप 10th क्लास से अवेयर, आपको एग्जाम देना है। है। सर 8 से डिसाइड कर लिया था लॉकडाउन में, जब इतना टाइम था तो क्या करना है क्या करना है आगे के लिए। तो सर ऑप्शंस ढूंढे, फिर सिविल सर्विसेज मिला, फिर उसमें डिटेल में पढ़ा, तो फिर वो अच्छा बेटा, लगा। इसमें इसमें बहुत ऑप्शन है। मैं आपको बताऊं कि सिविल सर्विसेज अगर आप तैयारी कर रहे हो, 5 साल में आपका लेवल ऐसा हो जाएगा। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना नहीं करना तो एक मुद्दा है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका थिंकिंग का लेवल ही पूरा चेंज हो जाता है। सोसाइटी में आप एक कॉमन पर्सन को देखोगे, और एक सिविल सर्विसेज की तैयारी जो किया हुआ बच्चा है सिंसियरली, भले वो क्वालिफाई ना भी कर पाया हो, चीज़ों के ऊपर उसको बात करने का तरीका अलग होगा। वो कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देगा, वो हर चीज़ पे बोलेगा जिसका कोई लॉजिक होगा, लॉजिकल बात करेगा। एनालाइज करके पूरी सिचुएशन को। हाँ, आप उससे किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी आप बोलोगे, वो प्रॉपर लॉजिक पे बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मूवी आई कश्मीर फाइल्स, कश्मीर सॉरी, कश्मीर के बारे में जिनको एबीसीडी नहीं पता, वो भी अपना ओपिनियन बना रहे हैं दूसरे को ओपिनियन पे, उनका खुद का कोई एनालिसिस नहीं है। यस पॉइंट ये है मेरा कहने का, एक सिविल सर्वेंट से बात करोगे उसका पूरा एनालिसिस ही अलग होगा। तो शिक्षा का मतलब ये होता है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करे। केवल रटी रटाई चीज़ों से पास करना मतलब एजुकेशन नहीं होता। एजुकेशन का मतलब है आपका एक लॉजिकल माइंड डेवलप हो, आप चीज़ों को इवेल्युएट करो। और सिविल सर्विसेज रट्टाफिकेशन पे नहीं निकलता। पहले क्या होता था, रट लेते थे, फैक्ट्स आते थे एग्जाम में, अब फैक्ट्स नहीं आते। अब क्या होता है, लॉजिकल पूछता है। मतलब 1857 रिवोल्ट आपने पढ़ा, क्या हम उस रिवोल्ट को आज के कंटेक्स्ट में भी जोड़कर देख सकते हैं? जगह जगह पे रीजनल इश्यूज हैं आज के टाइम में, कर्नाटका का अलग इशू चल रहा है, यूपी का अलग चल रहा है, एमपी अलग है, तो रीजनल इश्यूज। 1857 रिवोल्ट भी ऐसे ही था, वो यूनाइट होकर तो लड़े नहीं थे, रीजनल लेवल पर डील कर रहे थे। तो पेपर इस समय सिविल सर्विसेज का प्योरली एनालिटिकल अप्रोच पर है। और मुझे ये लग रहा है कि कोई टॉपिक देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, एक पेज आप कितनी देर में पढ़ लोगी? अगर आप मेरे से बोलोगे कि सर मैं 3 और 4 मिनट्स में पढ़ लूंगी, तो मुझे खुशी नहीं होगी इस बात से। उस एक पेज को पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, हर वर्ड को क्लियर करके आगे बढ़ना है। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम 15 दिन में किताब खत्म कर लेंगे, उसमें कोई वाहवाही नहीं है। हम उस किताब को, क्या ईच एंड एवरी वर्ड हम उसे कंप्लीट करके चल रहे हैं, क्या हम उसको समझ के आगे बढ़ रहे हैं? अगर हमारा एनालिटिकल पावर होगा, चीज़ों को समझने की क्षमता होगी, तो क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। क्योंकि मेंस वगैरह में वो लोग क्वेश्चन बना कर देते हैं, रटे रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते।
वो क्वेश्चन खुद फ्रेम करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स वगैरह बनाते हैं पेपर को। तो अगर एनालिटिकल माइंड से अगर आप तैयारी करोगे तो आप सोच पाओगे चीज़ों को। तरीका ये है कहने का कि जब आप कोई चीज़ पढ़ो, मान लो आप 2 घंटे पढ़े, तो आप पढ़ने के बाद 10-15 मिनट्स आईज को क्लोज करके एनालिसिस किया करो कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, उस समय क्या हुआ, हम उस टाइम पर खुद को रख के देखें, अगर हम वहाँ पर होते क्या डिसीजन लेते, उस चीज़ को आज के कंटेक्स्ट में देखें। मतलब चीज़ों को एनालाइज करना, जो भी आपने पॉइंट बोला था। और मेमोराइज करने के लिए भी ये बेस्ट तरीका होता है विजुअलाइजेशन। जो आपने पढ़ा, आइज को क्लोज करके 10-15 मिनट टाइम दो, चीज़ों को विजुअलाइज करो, वो आपको सबसे लंबे समय तक याद रहेगा। एक वो कहानी की तरह दिमाग में छप जाती है बात। सेकंड नंबर पर आता है जो आप पढ़ रहे हो उसको लिख रहे हो रफ में। जैसे कोई वर्ड आप याद रखना चाहते हो, ट्रीटी ऑफ सर्वाइव, ये सेवरस ट्रीटी फॉर एग्जांपल, या ट्रीटी ऑफ वर्सिलीस आप याद करना चाहते हो, सिर्फ उस वर्ड को नोट कर लो। मैं प्रॉपर नोट्स बनाने को नहीं बोल रहा हूँ अभी। जब आप कुछ पढ़ो तो की वर्ड को नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब आप उसको याद रखना चाहते हो, केवल इस वर्ड को रफ पे लिख लो, क्योंकि हमारा माइंड हमें गाइड कर रहा है कि ये लिखना, ये आपने लिखा था, फिर वो भूलता नहीं है। थर्ड नंबर पर आता है रीड करना और भूलना। तो ये मेमोराइज करने का तरीका, बेस्ट नंबर विजुअलाइजेशन, सेकंड नंबर पे राइटिंग, थर्ड नंबर पे रीडिंग। विजुअलाइज किया हुआ आपको 70-80% तक याद रहता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और पढ़ने का तरीका भी क्या है, आप सिविल सर्विसेज को एज अ बर्डन मत लेना ऊपर। आपको आज पेपर नहीं देना, आपके पास टाइम है। जितना पढ़ो क्वालिटी पढ़ो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना कि मैंने 10 किताबें पढ़ ली। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ओके सर। ठीक है। जितना पढ़ो चीज़ों को समझ समझ के, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने की कि ये हुआ क्वेश्चन क्यों फ्रेमिंग आनी चाहिए, हुआ। कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना। हाँ, अभी आप क्या करना, सबसे पहला काम, अभी मान लो छुट्टियां होंगी जैसे, तो सिविल सर्विसेज का सिलेबस निकालना। आप पढ़ रहे हो 11th-12th ग्रेजुएशन, पर आपके बैक ऑफ द माइंड सिविल सर्विसेज चल रहा है, वो नहीं भूलना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस लेवल पे आज ही तैयारी शुरू कर दो। आपका 11th-12th का सब्जेक्ट है, आप उसको उतना कमांड कर लो कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी करो और वो आपका सिविल सर्विसेज के लिए तैयार भी हो रहा है। दोनों जगह वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, ठीक। तो आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस लेके बैठो और 11th-12th का सिलेबस लेके बैठना, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस क्लास में डील होगा आज ही मार्क कर लो और पेपर पे लिख लो कि ये सब्जेक्ट मेरा 11th में आने वाला है। उसकी एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल घोट के पी जाओ, कहने का मतलब 2-3 बार रीड कर लो अच्छे से, ठीक है। वहीं पर कोई पॉइंट समझ नहीं आए, वो चिट लगा दो एक लिख के कि ये पॉइंट ये है, मतलब इसका। टीचर भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ोगे, सिविल सर्विस से सिलेबस आप एनालाइज कर रहे हो, तो क्वालिटी आती जाएगी अभी से। ओके सर। ठीक है, जैसे कुछ किताबों की लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप मुझे भेजना किसको है? सर आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा या फिर आप मीनाक्षी मैम को सेंड कर दीजिएगा। मेरे पास रोहित जी ने आई थिंक वो भेजा था लिंक, जो मैं उन्हीं को भेज दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा। किताबों की ओके लिस्ट सर, नहीं तो मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ चैट बॉक्स में। नहीं, नंबर दे सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर, या स्कूल के ग्रुप में भेज दूंगा, वैसे ले लो आप। मैं आपको सिर्फ नंबर सेंड कर रही हूँ चैट बॉक्स या में। आप ऐसा करो, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप मुझे उस पर मैसेज डाल दो हाई वाला, मैं बुक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। कुछ मैं वीडियो लिंक वगैरह भेज दूंगा आपको। आप ओके नंबर सर। नोट कर लो, 858599 यस सर। 7236, 858599 7236। यस। यदि आपको कुछ डाउट भी आया तो आप मैसेज डाल देना, जब मैं क्लास वगैरह से फ्री होऊंगा तो मैं खुद ही रिप्लाई कर दूंगा आपको। ओके सर। अब उसमें एक आपको जो लीक से हट के सिलेबस के अलावा जो चीज़ें पढ़नी है, द हिंदू पेपर मैंडेटरी है पढ़ना, उसकी आदत अभी से डालो। ओके सर। ये सर चीज़ वही लोगों मुझे को, पूछना था, ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो इन्हें रीडिंग तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें से क्वालिटी कंटेंट कैसे छाटेंगे, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आपको द हिंदू पढ़ने में ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपको मालूम चलेगी जैसे सब्जेक्ट आपने मान लो पहले पढ़ लिए, ठीक। कश्मीर बहुत न्यूज़ में था, आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही होगी तो हमें देखनी है ना। रोड पर दो लोग आपस में झगड़ा कर लिए, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हो सकता, नो सर। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे जैसे जिसका हिस्ट्री से कोई लिंक हो रहा हो, ज्योग्राफी से कोई लिंक हो रहा हो, इंडिया ने कोई चीज़ वर्ल्ड में फर्स्ट बनाई हो, या इंडिया में पहला कुछ हुआ हो, या इसरो ने कुछ लॉन्च किया है, या नासा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, या नोबेल प्राइजेस मिले हैं। तो कम से कम सारे टॉपिक तो आपको पहले से नहीं पता क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, पर कुछ यस कुछ सर। टॉपिक का आपको आइडिया है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ कह दिया, या रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड आपको पता हो। कम से कम हम इतनी क्यूरियसिटी हो कि रशिया यूक्रेन का मैप देख लें,
ब्लैक सी बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो ब्लैक सी कहाँ पर है, क्रीमिया का क्या है, भले हमें पूरा टॉपिक ना पता चले पर कम से कम हम उन एरिया को देख सकते हैं, ज्योग्राफी कहाँ पर है। सिविल सर्विसेज क्या करेगा, रशिया यूक्रेन सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उसकी ज्योग्राफी पूछ देगा कि लोकेशन बताओ कहाँ पर है, रशिया कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन की लोकेशन कहाँ पर है, ब्लैक सी एरिया कौन सा है, कौन कौन से कंट्री ब्लैक सी में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो टॉपिक न्यूज़ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, 5 दिन 7 दिन लगातार आ रहा है, वो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके द सर। हिंदू पेपर सबसे की सोर्स है यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी से अगर आपकी आदत होगी, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है कोई, तो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने की आदत डालो कि उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की, सक्सेस रहा कि फेल्योर रहा, क्या क्या उसके एस्पेक्ट है। ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। स्कूल डिबेट जब होती है वहाँ भी हेल्प करेगा, इंटर स्कूल कंपटीशन है वहाँ भी हेल्प करेगा। मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगा आपकी, किसी भी टॉपिक के बारे में आप अवेयर होगे। इंटरव्यू तो में सर हमें जो जाएंगे, भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हमें उसे अपने करंट सब्जेक्ट से या हिस्ट्री से या किसी भी सब्जेक्ट से बिल्कुल लिंक करना जोड़ के चाहिए। देखिए ये और अभी अप्रोच करंट वो कैसे हो रहा है इसके एनालिटिकल मैंने जो वर्ड यूज किया था उसका मीनिंग यही है, जो भी आप पढ़ें उसको आज के कंटेक्स्ट में भी क्या हम जोड़ के देख सकते हैं। भाई साथ। ओके सबसे सर। पावरफुल चीज दुनिया में क्या, आपका माइंड है, आप उसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। वो आपके लॉजिकल माइंड पर है कि आप उसको कितना जोड़ पा रहे हो। एक लेवल बाद जब आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ चुके होगे, तो आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि सब्जेक्ट को भी आप कनेक्ट कर पाओगे, आप हिस्ट्री को भी ज्योग्राफी से जोड़ पाओगे, इकोनॉमी से जोड़ पाओगे। एक लेवल बाद ये स्तर आ जाएगा कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ने लगोगे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। अब बताओ मुझे कन्फ्यूजन क्या क्या है। और सर जैसे अगर सपोज कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो न्यूट्रल रहना होता है ना, न्यूट्रल रहना किसी होता है एक्सपर्ट के कंट्रोवर्सी। फेवर में। इंटरव्यू में डिबेट में तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। डिबेट जब होती है तो या तो आप उसके फेवर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो। यस, अच्छी अगर डिबेट जैसे सर मेंस में आ गया, मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया वैसे कंट्रोवर्शियल, तो उसमें एकदम भी नहीं। मेंस में कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं पूछते वो। ओके सर, तो वो सिर्फ इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल में अगर पूछ सकते कंट्रोवर्शियल पूछेंगे भी तो न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, डिबेट के अंदर ऐसा होता है, कंट्रोवर्शियल मुद्दा कोई पूछ दिया। अच्छी डिबेट कैसे मानी जाती है, जैसे आपको बोला गया कि इसके फेवर में बोलो, कोई टॉपिक दे दिया कश्मीर फॉर एग्जांपल, इसके फेवर में बोलो, आपने 15 मिनट बोला। अच्छी डिबेट वो मानी जाती है कि फिर 2-4 दिन बाद एक दूसरी डिबेट करा ली, अब आप इसके अगेंस्ट में बोलो, कि एक ही पर्सन उसके फेवर में भी बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में भी बोल रहा है। हर चीज़ के 2 डायमेंशन है। तो उससे क्या होता है, वो टॉपिक पे पूरी तरह कमांड हो जाती है। हम कभी भी एक लाइन नहीं पकड़ते। जैसे गांधी के ऊपर बात करें तो कई बार गांधी को लोग अप्रिशिएट करते हैं, कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। कोई भी पर्सन दोनों हो सकता है, 100% परफेक्ट तो कोई है नहीं। तो हमें हैं। किसी भी चीज़ डिबेट में, डिस्कशन में बैलेंस बना के चलना, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी ओके चीज़ सर, एक टॉपिक 100% में अच्छी पूरी है, कमांड होनी 100% चाहिए, चाहे कोई अगेंस्ट में बोल दे चाहे कोई फेवर में बोल उससे दे, या क्या फर्क फिर। पड़ता है। जैसे मान लो भाई आपके बारे में, अगर मैं अरिप्रा के बारे में बोलूं, अरिप्रा में 80% अच्छाई होगी, 20% बुराई भी हो सकती है। कोई जैसे भी 100%, हम कोई दुनिया को प्लीज करने के लिए थोड़ी आए हैं। हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो उसके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, डिबेट दोनों पे हो सकती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को देखो, किसी व्यक्ति के विचारों पर सपोर्ट या क्रिटिसिज्म हो सकता है, वो 100% व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता। सही डिबेट वो मानी जाती है जिससे दोनों एस्पेक्ट पे बात कर सके। ओके सर। क्लियर है? तो वो तब होगा जब नॉलेज होगी। हम एक ही चश्मे से चीज़ों को, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक ही चश्मे से देखते हैं, उसका दूसरा एंगल भी हो सकता है। किसी पर्सन को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्रिटिसाइज ही करते चले जा रहे हो, अरे उसका दूसरा एंगल भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है कभी। क्लियर है? यस सर। पॉलिटिक्स में भी आजकल यही है, किसी पर्सन को खाली अच्छा अच्छा कहते जाएंगे, किसी को बुरा बुरा कहते जाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए, सही चीज़ ये, जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करो, जो काम खराब करे उसको क्रिटिसिज्म करो। बैलेंस अप्रोच तो ये होती है। यस सर। तो ऐसा माइंड डेवलप करो, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपकी अप्रोच बन जाएगी। और से जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी में पर्सन का नहीं पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, तो वो उसमें कैसे उसमें होता है। आप ठीक हो, उसमें आप ठीक हो। 5-10 मिनट के इंटरेक्शन से मुझे ये पता चला। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देखो, रिटर्न एग्जाम उन्होंने प्री करा लिया, मेंस करा लिया, उनको आपके नॉलेज पे डाउट नहीं होता। उन्हें सर हमारी पर्सनैलिटी देखनी होती है कि उनको हम आपकी कैसे में। अप्रोच और आपका थॉट प्रोसेस जानना है, कि ऐसा तो नहीं है जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी कास्ट को सपोर्ट कर रहे हो। देखो, अगर हमारे विचारों में मतभेद खाने पीने के लेवल तक सीमित है या हमारी हॉबी तक सीमित है, तो उससे सोसाइटी इफेक्ट नहीं हो रही। पर अगर आप सिविल सर्वेंट हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हो, और बचपन से आपके दिमाग में कास्टिज्म बैठा हुआ है, रिलीजन बैठा हुआ है, कोई कम्युनिटी के लिए विशेष लगाव बैठा हुआ है, तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, आप सोसाइटी का नुकसान कर दोगे। यस। तो उस पोजीशन पर ऐसा कोई व्यक्ति ना चला जाए जो बायस्ड हो,
उस चीज़ के लिए पर्सनैलिटी इंटरव्यू कराया जाता है। तो वो आपसे इंटरेक्ट करके आपके थॉट को जानते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें बैठी तो नहीं हुई हैं। कई पढ़े लिखे लोग कास्टिज्म पे बात करते हैं, रिलीजन पे बात करते हैं, जेंडर बायस पे बात करते हैं, तो वो एजुकेशन थोड़ी हुई, वो तो पढ़ लिख के किताबी ज्ञान से भी वो एजुकेटेड नहीं हुए। तो वो अगर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे होंगे तो सोसाइटी को डैमेज कर देंगे। इस वजह से इंटरव्यू कराया जाता है। तो इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देखो आपके अंदर सबसे अच्छी खूबी है कि आप एक अच्छे लिसनर हो, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। आप कभी भी डिबेट वगैरह सुनोगे, लोग पूरी बात सुनते ही नहीं, इंटरप्ट कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को जल्दी है अपना ज्ञान जाहिर करने की, और ज्ञान जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक नहीं आ सकता। तो इट्स बेटर टू बी अ गुड लिसनर देन अ बैड स्पीकर। यस सर। क्लियर है? आप सबसे अच्छी चीज़ आप सुनते हो। भाई आप कोचिंग करोगे या पढ़ रहे होगे या एनालिसिस करोगे, गौतम बुद्धा किसी चीज़ में तब तक रिप्लाई नहीं करते थे जब तक उनसे 3 बार ना पूछा जाए। वो 3 बार क्वेश्चन आने का वेट करते थे। वो वेट इसलिए करते थे कि अगर कोई 3 बार पूछ रहा है, इसका मतलब वाकई में वो उस चीज़ को जानना चाहता है, वो सिंसियर है। अगर एक बार पूछ के चला गया मतलब कैजुअल है, उसके लिए बहुत जानने का मतलब नहीं है, कोई बताओ या मत बताओ उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर वो आंसर भी 3 बार देते थे। अगर कोई 3 बार क्वेश्चन पूछता था तो वो सोचते थे ये वाकई में जानना चाहता है। फिर वो रिप्लाई भी 3 बार करते थे। 3 बार में इसको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगी वो। तो कहने का मतलब ये है कि सुनने से सीखोगे आप। जितना सुनोगे, जितना समझोगे, सुनने के बाद भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अपना ओपिनियन नॉलेज से आएगा। रियल चीज़ है नॉलेज। भाई 10 टीचर हैं, 10 टीचर का अपनी नॉलेज लिमिटेड है। वो कोई बात बोले तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ बोल दिया, उसको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उस पर सही सब माइंड रिसर्च करनी चाहिए बाद में जाके कि वो कितना एनालिसिस सही करना है, चाहिए। हम उस नॉलेज। करेक्ट। हाँ, कि वो चीज़ आपके लिए सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, आप उसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखो, 11th-12th के सिलेबस से मैच कर लो, किस किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, उनको मुझे इसी टाइम पे कंप्लीट कर लेना है, 2-3 बार पढ़ के। और पढ़ाई में और बाकी एक्टिविटीज़ में बैलेंस बना के चलो। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और रेगुलरिटी मेंटेन करना। और आप 5 साल का जो आपको टाइम मिला है, आप उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के यूटिलाइज करना, वेस्ट नहीं करना। ये ओके सर। दिमाग में मत लाना कि मुझे तो 5 साल बाद देना है, मेरे पास बहुत टाइम है, ये अप्रोच मत रखना। आप पढ़ना ऐसे कि जैसे मुझे अगले साल पेपर देना है। ओके सर। ठीक है? तो उसमें क्या होगा, हर साल जब आप ये मान के चलोगे कि मुझे नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, तो 5 साल की तैयारी आपकी क्वालिटी स्टडी होगी। ओके सर। सब्जेक्ट आप टाइम टाइम पे कंप्लीट करते चलोगे। ठीक है? मैं और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बाकी सारी एक्टिविटीज छोड़ दो, लोगों से मिलना बोलना नहीं छोड़ सर, को बैलेंस बना के रखना है हर चीज़ में, प्राइवेट दो। लाइफ, हाँ, सोशल लाइफ। और हर पर्सन से शेयर मत करो। सिविल सर्विसेज तैयारी आप कर रहे हो, हर पर्सन से शेयर मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे कि बहुत यस। टफ है, ये तो निकलता ही नहीं है। जब 4-6 लोग हमें ऐसा बोल देते हैं ना, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं सोचने लग जाता है उस डायरेक्शन में जो हमें सोचना ही नहीं है। यस। तो हर किसी से डिस्कस भी नहीं करना है। आपको जो करना है आपके मन में रखो। यस सर। ठीक है? कई लोग आपको बोलेंगे आर्ट्स ले लिया, अरिप्रा तो पढ़ने में अच्छी थी, साइंस क्यों नहीं ले लिया। तो जो आपका डिसीजन है उस पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा खुद बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, पर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, पढ़ा था मैं सिविल सर्विसेज के लिए हूँ मान लो। तो उससे मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से, किससे नहीं हो। सिविल सर्विसेज अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। यस। ह्यूमैनिटीज़ वाले भी खूब क्वालिफाई करते हैं। तो ये सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये मत दिमाग में लाना कभी भी। हम हारते तब हैं जब हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम हार रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे। यस सर, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, खुद पे हाँ, ये कॉन्फिडेंस डाउट होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। जब भी आप एक काम और करो, मिरर में जब खुद को देखो, तो रोज 3 बार अपने आप से कहा करो कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। ओके सर। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट कॉन्फिडेंट रहना है लाइफ में। क्योंकि ओके। जब आप 11th-12th में जाओगी, साइंस वाले बच्चों को देखोगी, तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये बच्चे कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे या मैं पीछे रह गई। ये सब सेकंड थॉट दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। ओके मैं सर। पहले इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आप एज एन ऑफिसर ही दिमाग में रह के खुद को बिहेव करो। ओके जब सर। हम खुद कंपेयर कर लेते हैं ना कि हम कम हैं, तो हमारा माइंड हमें और नीचे ले जाता है। और जब हम खुद से कहते हैं कि हम बेटर हैं, तो माइंड आपको ऊपर ले जाएगा। सारा कुछ माइंड का परसेप्शन है, सारा खेल इसी का है। आपने खुद को ऑफिसर मान लिया तो आप ऑफिसर की तरह ही बिहेव करोगे, कभी लूज टॉक नहीं करोगे, कभी ऐसे ही नहीं बोल दोगे, हर चीज़ को इवेल्युएट करोगे। और पर्सनैलिटी, जब आप 11th क्लास से खुद को ऑफिसर मान के डील कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन तक होते होते पूरी पर्सनैलिटी आपकी बदल चुकी होगी। इंटरव्यू में जब आप जाओगे, एज एन ऑफिसर ही आपका बिहेवियर रहेगा। इंटरव्यू की तैयारी लोग कब करते हैं? सर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, 4 दिन बाद इंटरव्यू है, 4 दिन में पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं होती।
ये ग्रेजुअल फिनोमेना है, धीरे धीरे पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। ओके सर। तो द हिंदू पेपर जरूर पढ़ना। द हिंदू में भी 4 पेज पढ़ना, फ्रंट लास्ट। एक पेज होता है वर्ल्ड इंटरनेशनल के नाम से, ओके और सर। न्यूज नाम से। न्यूज का मतलब है नेशनल। फ्रंट लास्ट नेशनल इंटरनेशनल। ओके इन सर। 4 पेज में भी ओनली वो न्यूज जो लगता है कि आपको एग्जाम के मतलब का हो सकता है, कुछ सीखने ओके में लग सर। रहा है उसके अंदर, और कोई टर्म उसमें आ रहा है, मान लो कोई ट्रीटी का जिक्र आ रहा है या कोई आर्टिकल का जिक्र आ रहा है, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है कि उसको हम एक्सप्लोर करें, उसको समझें वहीं पर। तब हमें टॉपिक धीरे धीरे समझ में आएंगे। शुरू में आपको न्यूज़पेपर बोरिंग लगेगा, कुछ टाइम के बाद आप उसको एंजॉय करने लगोगे जब आपको नॉलेज होती जाएगी। यस। ठीक है, बुक्स की लिस्ट में शेयर कर दूंगा, तो एनसीईआरटी की वो किताबें कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी जो ओल्ड बुक्स हैं ना, वो कुछ कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके सर। ठीक है, अब आपको जो जो क्वेश्चन है वो बताओ। और सर जैसे कि हम जो मेंस की तैयारी करते हैं, मतलब प्री की तैयारी ना करके सीधे मेंस ओरिएंटेड तैयारी करें ना, कि मेंस के पेपर के हिसाब से, क्योंकि मेंस के जो नंबर होते हैं अगर उसमें ज़्यादा अच्छा आ जाते हैं, तो अगर पर्सनालिटी में थोड़े कम भी होते हैं तो हो जाते हैं सिलेक्शन। हाँ, अभी जो आपकी 11th 12th में आपको जो बोर्ड के एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव यस। लिखना होता है ना, पूरा मेंस के हिसाब से लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव वाले में मेंस की तैयारी तो आपकी अभी से चल रही है। ग्रेजुएशन में भी आपको मेंस की तरह पेपर लिखने, डिटेल में लिखना होता है, 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स। तो वो आपकी मेंस की अप्रोच ही है। डेडिकेटेड 1 ईयर जब आप सिविल सर्विसेज को देते हो, तो उसकी बिगिनिंग हमें मेंस को ध्यान में रख के करनी होती है। पर जब एग्जाम के लास्ट के 4 महीने बचे होते हैं, फिर हमें पूरा पूरा प्री पे फोकस करना होता है। ओके ईयर सर। की बिगिनिंग में हमें मेंस को लेकर चलना होता है, लास्ट के 4 मंथ हमें ओनली प्री स्पेसिफिक पढ़ना होता है, तो कम टाइम में रिवीजन भी करना है और सिलेबस ज़्यादा कवर करना है। और सर नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके नोट्स किस अभी हिसाब अभी नोट्स आपको बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, से? ओके सर। सबके बोर्ड के एग्जाम होते हैं, अभी वैसे ही बनाओ। पर फिर जब आप बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से नोट्स बनाओ, तो सिविल सर्विसेज के लास्ट के 3 साल के पेपर उठा के देख लो कि आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया, 11th का पढ़ा, मेंस के हिसाब से आपको समझ आया क्या सिविल्स में जो क्वेश्चन आया है, आपको 2-3 पॉइंट भी क्लिक कर रहे हैं, क्या आपके पास उतना सफिशिएंट कंटेंट है कि 2-3 एंगल पे भी आप लिख पाओ। तो धीरे धीरे ये अप्रोच बिल्डअप होती चली जाएगी, जब आप और पढ़ते जाओगे कंटेंट और आता जाएगा और लिख पाओगे। ओके सर। मेंस तो आप तैयारी कर ही रहे हो, आप 11th 12th में डिस्क्रिप्टिव पेपर ही लिखते हो, डिटेल में आंसर करने होते हैं, तो वो आपकी तैयारी सिविल्स के लिए ही है। ओके सर। तो दो और तीन सर पेपर आप मेंस को उठा के देख सकते हो। ओके सर। और सर जैसे कोचिंग वगैरह कैसे, कहाँ से कोचिंग अच्छा ऑप्शन है? कोचिंग अभी नहीं, कोचिंग आपको सर ग्रेजुएशन अभी नहीं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी एनसीईआरटी वगैरह तैयार करके जब रेडी रहोगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़े रहोगे, अगर एनसीईआरटी बुक पे आपको कमांड है, तो मैं आपको एक लाइन में डिफाइन कर देता हूँ, 35% एफर्ट आपका कंप्लीट हो गया अगर एनसीईआरटी पे आपको कमांड है। क्योंकि ओके। सिविल सर्विसेज सबके लिए है, वो उन बच्चों के लिए भी है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार आप सुनते हो कि रिक्शा पुलर थे, उनके फादर, बच्चे ने सिविल सर्विसेज निकाला, या कुली का काम करते थे, वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गए, या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज निकाला। वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे 2.5 लाख या 3 लाख रुपए फी पे करना। इसका मतलब उन लोगों के पास सोर्स क्या रहे होंगे, उनके पास वो सोर्स रहे होंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव रहे हों। सबसे बेसिक है एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो लोग इन चीज़ों पर कमांड कर लेते हैं। क्लियर है? एनसीईआरटी बुक जब आप कमांड कर लेते हो, रीड करना नहीं, एनसीईआरटी बुक को समझना, तो 35 to 40% वर्क आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी बुक पे कमांड कर लेते हो। मैं बार बार उस पर एम्फेसिस डाल रहा हूँ। यस जैसे सर। हिस्ट्री की 3 पुरानी किताबें हैं ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया की बिपिन चंद्रा, मेडिवल इंडिया की सतीश चंद्रा, लिख लो। मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा, मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा, और एंशियंट इंडिया की एक बुक है आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, तीनों अच्छी किताबें हैं। नई एनसीईआरटी भी ठीक है, पर पुरानी वाली किताबें भी अच्छी हैं एनसीईआरटी की। ओके सर। तो दोनों ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने, न्यू एंड ओल्ड? तीन तीन एनसीईआरटी लिखाई ना मैंने, मॉडर्न में बिपिन चंद्रा, मेडिवल में सतीश चंद्रा, और एंशियंट में आर एस शर्मा, राम शरण शर्मा। ओके सर। उसके बाद ज्योग्राफी में 2 किताबें, एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और एक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट।
इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी जब पढ़ना तो हमेशा अपने पास मैप रखना, एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करो कि इंडिया का मैप देखो, पहले सबसे पहले इंडिया देखो, इंडिया में भी जहाँ आप रहते हो उसके आसपास की बाउंड्री देखो, फिर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया, फिर वेस्ट इंडिया, फिर साउथ इंडिया। जब इंडिया का मैप पूरी तरह समझ में आ जाए, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब पता लग जाए, फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्री देखो, इंडिया के नेबरिंग कंट्री समझ आ जाए, फिर एशिया का और एरिया देखो, साउथ ईस्ट एशिया देखो। वो जब समझ आ जाए फिर अफ्रीका, यूरोप, एक एक करके वर्ल्ड मैप, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा। मैप पे अगर आपको कमांड हो जाती है, ज्योग्राफी 50% काम खत्म हो गया। हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर है समझने का। ओके। ठीक है, तो जो सिविल सर्विस सिलेबस देख लो, 11 12 से उसको मैच करो, किस किस क्लास में क्या आएगा, और आप प्लानर बना लो कब कब आपको कितना कंप्लीट करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर हो जाएगा और सिविल्स के लिए भी हेल्पफुल है। और सिविल सर्विसेज की तैयारी, फैमिली में अगर ये बात आए कि भाई कल को जॉब की बात है, ये है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर आप करते हो तो सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, आप उसमें एसएससी का एग्जाम दे सकते हो। तो मान लो कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है सिविल सर्विसेज में, तो जो मिनिस्ट्री वगैरह में जॉब होती हैं सेक्शन ऑफिसर वगैरह की, वो उसके थ्रू जाते हैं, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब हो, चाहे बाकी मिनिस्ट्रीज हो, तो एसएससी सीजीएल का पेपर होता है एक, एसएससी का सीजीएल का पेपर होता है, वो भी आप दे सकते हो। स्टेट के पीसीएस के पेपर हो सकते होते हैं, वो भी आप दे सकते हो। तो कई एग्जाम है जिनके लिए आप एलिजिबल हो, सिविल सर्विसेज टॉप पर है। पर उस ओके। तैयारी के साथ और भी कई एग्जाम है जो आप निकाल सकते हैं। तो मान लो कोई बच्चा 5 साल में भी सिविल्स के लेवल पे नहीं आ पा रहा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी और भी है, उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सबसे ओके। ज़्यादा इस समय जो एग्ज़ाम अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए हैं। ठीक है, ओके सर। और और कोई क्वेश्चन सर बताइए। सपोज अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यूपीएससी या जनरल में भी किसी भी चीज़ के लिए, और उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा हमारा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो फिर उसे कैसे करें? इंटरेस्ट आने के लिए डिपेंड करता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर डिलीवर कैसा कर रहे हैं। जैसे मुझे मालूम है कि जो सब्जेक्ट दुनिया का बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट आपको लगे, आप मुझे वो सब्जेक्ट दे दो, मैं पढ़ा दूंगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टीचिंग अपने आप में एक आर्ट है। अगर आपको बोरियत लग रही है तो फिर टीचर आप ऐसा चूज करें जो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करे। आपको और सर चीज़ें अगर कोई टीचर अच्छा भी पढ़ा रही है लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही है, हमारा मन ही नहीं कर रहा समझ है में नहीं टीचर आ को रहा तो फिर सुनने अच्छा का। कैसे पढ़ा रहा है? अगर नहीं नहीं, सब्जेक्ट मतलब समझ में नहीं टीचर आ रहा, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही है लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा सुनने का। हर सब्जेक्ट का एक बेसिक तरीका है। देखो जैसे मैथमेटिक्स से फॉर एग्जांपल, आप कह रही हो मुझे मैथ साइंस पसंद नहीं है, मैथमेटिक्स में आपको 5 महीने पढ़ा दूं, आपको मैथमेटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट किसी में नहीं आएगा। हमें इंटरेस्ट तब नहीं आता जब उससे जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीज़ें ना बताई जाएं, उनसे जुड़ी हुई स्टोरीज ना बताई जाएं। हर बच्चे का अपना एक एप्टीट्यूड है। जैसे मुझे पता है कि अरिप्रा को कोई चीज़ कहानी सुन के अच्छा लगता है, तो फिर मैं कहानी की फॉर्म में ही पढ़ा दूँ उसको। टीचिंग इसीलिए एक अपने आप में एक आर्ट है कि वो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग चलता है कि कौन सा बच्चा किस तरह समझेगा। अब ज्योग्राफी में भी इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आप उसको एक्सप्लोर करने जाओगे तो आपको ज्योग्राफी में मजा आ जाएगा। इकोनॉमी, अगर आप देखो कि पेट्रोल डीजल के प्राइस हमेशा हाइक हो रहे हैं, आपको उसी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। क्योंकि हम सोचना शुरू कर, देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब आप उसमें सोचना शुरू करोगे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ, पर यह है कि टीचर के पढ़ाने से मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा दूँ तो आप रामानुजन बन जाओगे, पर एवरेज एक लेवल आ जाएगा कि बेसिक लेवल। प्रैक्टिस किसी व्यक्ति को एवरेज लेवल पे ले आती है। महान बनने के लिए कुछ बेसिक एट्रीब्यूट भी उसके अंदर बाई बर्थ भी होते हैं। तो मैथमेटिक्स साइंस थोड़ा अलग तरह का सब्जेक्ट भी है। जैसे किसी को आप ड्राइविंग सिखा रहे हो, तो ड्राइविंग तो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सिखाओगे तो ऑन एन एवरेज सब सीख जाएंगे। पर पेंटिंग किसी को आप ट्रेनिंग दे के नहीं सिखा सकते। पेंटिंग एक क्रिएटिव चीज़ है जो उसका ट्रेनिंग से नहीं आ सकती। वो उसके अंदर बाई बर्थ भी कुछ स्किल होनी चाहिए, बाई बर्थ भी कुछ ट्रेड्स होने चाहिए। पर यह है कि पेंटिंग क्लास करेगा तो एक बेसिक लेवल पर आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स आपको इंटरेस्ट भले ना हो, पर सीसेट के लेवल पे आप डेवलप कर सकते हो कि क्वालिफाई तो आप कर जाओगे। ये मैं बोल रहा हूँ कि भले आपको इंटरेस्ट ना हो पर पासिंग तक तो आप कर ही लोगे। तो वो फियर दिमाग में मत लाना। ओके सर। और कोई कंसर्न? सर एक चीज पूछ सकता हूँ? प्लीज प्लीज पूछिए। सर एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, ये पढ़ती सब है और पढ़ाई में भी अच्छा है, स्कोरिंग भी अच्छी करती है, बट इसने मन में एक अपने हाइपो बना रखा है कि मुझे मैथ से डर लगता है या साइंस से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि इसकी स्कोरिंग कम आती है, मैथ में भी अच्छी स्कोरिंग है, 95 प्लस ही आते हैं इसके, साइंस में भी 95 प्लस आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इसने मन में बना रखा है कि मेरे को बस डर लगता है उससे। हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड अलग है सर। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, तो आप बचपन में जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो,
या आपको पेंटिंग अच्छा लगा होगा। जी सर। पर फैमिली के प्रेशर में आप किसी और प्रोफेशन में आ गए। अगर आपके दिल से पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते थे, शायद आप वो नहीं करना चाहते थे जिस जॉब में आप हो अभी। जी बिल्कुल। शायद आप कुछ और करना चाहते थे। बिल्कुल सर। तो यदि फैमिली उस चीज़ में उस समय सपोर्ट कर देती, क्या पता आप उस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ जाते। 99% जनता हिंदुस्तान में इस तरीके की है, इवन दुनिया में, जी सर, जिनको ये नहीं पता कि किस समय पर उनको क्या डिसीजन लेना है। एग्जैक्टली। कोई व्यक्ति बना है क्रिकेट खेलने के लिए, वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है। कोई व्यक्ति अकाउंट्स के लिए अच्छा था, वो फुटबॉल खेल रहा है। क्योंकि हमें ग्रेजुएशन तक भी इवन नहीं पता चलता, क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, हमारी फैमिली में कोई गाइड करने वाला नहीं है, या फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली का नहीं था, या फैमिली उन चीज़ों को जानती नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी लाइन चेंज हो गई। और आप सोते भी होंगे सर, तो कभी कभी दिमाग में हमेशा क्लिक करता होगा, यार मुझे तो लाइफ में ये करना था, मैं कर ही रहा हूँ। पर आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और चीज़ आ गई, तो आज आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में सही समय पर सही निर्णय करना। हर बच्चा मैथ साइंस के लिए नहीं बना सर। सिविल सर्वेंट जो है 50-60% तो इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर्स हैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई बहुत ज़्यादा करते हैं, इस समय सक्सेस रेट ज़्यादा है उनका। उसका कारण ये है कि उनकी सोचने की क्षमता अलग तरह से डेवलप हो जाती है, उनकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। पर अरिप्रा अगर 10th क्लास से डिसाइड कर रही है सिविल सर्विसेज, तो एप्टीट्यूड उसका भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, वो सही समय पर निर्णय कर रही है, और अपॉर्चुनिटीज के पास भी खूब है। जी नहीं सर, इसका ऑप्शन ये, बल्कि इसका अभी 2-3 साल पहले से इसका ये प्लान है, मतलब ये बहुत पहले से बोल चुकी है कि मुझे यही करना है। तो मुझे लगता है सर इसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैथ साइंस अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए वो मैथ साइंस कर भी ले, फिर वो 12th करने के बाद आपसे बोले मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो फिर आप खुद कहेंगे फिर साइंस क्यों ले लिए। सर हमारी तरफ से एक्चुअली इसको कोई पाबंदी नहीं है, हमने तो कह रखा है जो तुम्हें करना है, बट हमने सिर्फ इससे एक कमिटमेंट मांगा है, आप जिस भी चीज में जाओगे, जो भी करना है आपको, फिर उस पर अपना 100% देना, उसके बाद बैकअप नहीं करना कि हाँ मैंने अब ये घुस गई बट अब मजा नहीं आ रहा, अब इसे छोड़ दो। हाँ सर, मैंने इसीलिए ये पॉइंट मैंने रेज किया कि क्योंकि उसकी खुद की कॉल है, उसको ये देना है। जी। तो वो आपसे 2 साल बाद ये नहीं कह पाएगी कि मुझे लाइन चेंज करनी है, क्योंकि उसकी खुद कॉल है। मैथ साइंस अगर वो आपके कहने पे लेती, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा थी कि वो 2 साल बाद कहती थी, ये आपने दिलवाया था, मेरा मन नहीं लग रहा। जी जी। पॉइंट ये है, तो अगर उसकी खुद की इच्छा है तो मेरे हिसाब से उसको ये करना चाहिए। मैथ साइंस ऊपर ना लाता जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग करके भी ऐसा नहीं कि आज के टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी ह्यूमैनिटीज वाले एग्जाम दे रहे हैं। जी जी। गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो इस समय आ रही है ह्यूमैनिटीज में आ रही है। आप खुद देखिए, ज्यादातर मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज वगैरह जो हैं, आरबीआई गवर्नर वगैरह हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का नहीं है, जी सर, और वो भी अच्छी प्रोफाइल पे हैं। ठीक है। और ये बच्ची, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी, जितना मेरा अपना अनुभव है। जी सर। क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि मुझे ये करना है, अगर आप इसी चीज़ में इसको सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी आगे जाएगी। सर आप लोगों की गाइडेंस रहेगी, हमारा तो सपोर्ट है ही है सर, बट आप लोगों का गाइडेंस बहुत जरूरी है। नहीं, मैं तो देखिए, हम लोग उस तरीके प्रोफेशनल नहीं है जैसे आप लोग हैं। आप लोग मतलब टू द पॉइंट इन क्रक्स समझा सकते हैं, हम तो बेसिकली लेमैन ही कहेंगे इस टर्म्स में। नहीं, हर किसी का अपना एक्सपर्टाइज है सर। अब जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टाइज होगा उसमें मेरा नहीं होगा। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना। और ये है कि जिससे भी इस बच्चे का बेनिफिट हो पाए, जिससे भी ये अपनी लाइफ में सही पाथ को अचीव कर पाए, उसमें कंट्रीब्यूट होना ही चाहिए। फैमिली सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। जब ये बच्ची आर्ट्स लेगी तो कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि रिप्रा तो अच्छी थी, आपने मैथ साइंस क्यों नहीं दिलवा दिया। जी जी जी। तो अब मैंने जो डिस्कशन किया है, आपके पास प्रॉपर आंसर हर चीज का है कि आप उनको ये डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि किसी को डिफेंड करने की जरूरत है नहीं। हाँ सर, बिल्कुल नहीं है सर, हम लोग इसमें वेरी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ, पर यदि जवाब देना भी हो तो आप ये पॉइंट रख सकते हैं कि इंजीनियर खुद भी ह्यूमैनिटीज के एग्जाम दे रहे हैं। इंजीनियर सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो सिविल सर्विसेज में नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 के ऊपर है इस समय। जी। कुछ डिपार्टमेंट और भी जोड़े गए हैं। जी जी जी। तो इंजीनियर जब उस तरफ जा रहे हैं, तो ये बच्ची 11 से ही उस चीज़ की तैयारी करेगी, 5 साल इसको पूरे मिल रहे हैं, और जब सिविल सर्वेंट बन जाएगी, तो जो लोग आज आपसे मैथ साइंस की बात कर रहे हैं, वही कल को बोलेंगे कि हमें तो पता था रिप्रा सिविल सर्विसेज निकाल लेगी। बिल्कुल सर। उन लोगों का कोई, देखिए, कोई फाउंडेशन, कोई बेस नहीं है। वो कभी इधर पलटेंगे, कभी उधर पलटेंगे, क्योंकि उनको कंसर्न भी नहीं है अरिप्रा लाइफ में क्या बन रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो घर पे घूमने फिरने आते हैं, कभी टाइम पास करने, चाय नाश्ता कर लेंगे, चाय भी आप ही की पियेंगे, बिस्कुट भी आप ही का खाएंगे। लोग 2 कमेंट भी बता के जाएंगे। बिल्कुल सर। कि मैथ साइंस दिला देते, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ कहना है बस। सर जैसे आफ्टर 12th इसमें अब मतलब ग्रेजुएशन में क्या ऑप्ट करना होगा, फिर इसको ह्यूमैनिटीज में ही ऑप्ट करना होगा या बीकॉम बीए इस टाइप से? नहीं, बीकॉम तो नहीं, फिर इसको इन्हीं सब्जेक्ट्स में किसी में जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ऑनर्स के साथ जाना चाहिए। डीयू वगैरह में
सेंट स्टीफेंस वगैरह अच्छे कॉलेजेस हैं, हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस है। जिस सब्जेक्ट में इसको इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसका ऑनर्स ले लेगी, उस बीए ऑनर्स ऑनर्स लेके उसमें अच्छा करे, क्योंकि दोनों फायदे हैं। अगर इसका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो डीयू में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा ये अपना सिविल सर्विस की तैयारी तो कर ही रही हैं जी। और सिविल सर्विस आपका स्टेट डोमिसाइल कहाँ का है सर, किस स्टेट से हैं? सर गाजियाबाद का ही है। तो यूपी पीसीएस तो अपने आप में बड़ा एग्जाम है जी। एसडीएम वगैरह पोस्ट जो है वो यूपीपीएससी से आ जाता है जी। दो अंतर हैं। सिविल सर्विसेज में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो सीधे हायर पोस्ट मिल जाती है। स्टेट पीसीएस के थ्रू भी वो उस पोस्ट पे जा सकते हैं प्रमोशन लेकर, दोनों रास्ते हैं। जी जी जी। तो चाहे पुलिस की जॉब हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, दोनों ऑप्शन है उसके पास। एसएससी की भी जॉब ऑप्शन है जी। तो ऐसा नहीं ह्यूमैनिटीज में अपॉर्चुनिटीज कम है, डर ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा कुछ नहीं, अच्छा ही होगा। सर इवन मैंने भी एसएससी सीजीएल निकाला था सीपीओ का। जी, तो वहाँ पे कितनी सारी जॉब है सर। प्री मेंस मेरा दोनों क्लियर हो गए थे, बट मेरा एक्चुअली थोड़ा सा मेरी गलती ये रही कि इनिशियल मैंने भरने में ना सीपीओ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन भरा था, मेरा चॉइस था पुलिस में जाने का जी। तो बट मेरा थोड़ा सा हाइट का 1 सेंटीमीटर का इश्यू था। अच्छा। तो मेरे को ये बोला था मेरा सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा हिली एरिया का, बट वो बना नहीं एट द लास्ट मोमेंट तक। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं उसमें। अभी आप किस चीज में कर रहे हैं सर? अभी सर मैं अकाउंटिंग सर्विसेज का काम कर रहा हूँ। बीच में अभी मैं काम कर रहा था सर पारस डेयरी के साथ, बट तो मुझे लगता है पीरियड पारस डेयरी। तो मुझे लगता है अगर आप उस जॉब से कंपेयर करेंगे तो ये जॉब ज्यादा ही अच्छी होगी। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, जो एक्चुअली वही है जैसे आपने मुझे बोला था ना आपका ड्रीम जॉब था, मेरा वो था आर्मी या उस टाइप में जाने का। जी जी जी। तो मेरा मतलब बहुत था कि मेरे पास आर्मी हो या फोर्स हो, उस टाइप से मैं किसी फोर्स में रहूं। अच्छा। एयरफोर्स का भी था, बट बीइंग शुरू से मैं अकाउंट्स में चला गया, अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो गया, तो मैं उस सब में कहीं भी जा नहीं पाया। नहीं, इसीलिए ना, देखिए आज के समय बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं कि पेरेंट्स भी अवेयर हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। एक समय में ऐसा होता था कि फाइनेंशियल कंडीशन भी, भाई इंडिया राइजिंग इकोनॉमी था, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी पेरेंट्स कर पाते या पेरेंट्स अवेयर नहीं थे। तो ट्रांजिशन जब हुआ ना, जैसे आप लोग ट्रांजिशन फेज में रहे या हम भी ट्रांजिशन में रहे, अब जो बच्चे हैं उनको तो पूरी सपोर्ट मिल रही है। 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड है तो फैमिली सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल सर। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है इस पे अरिप्रा को आगे बढ़ना चाहिए, यही करना चाहिए। जी सर। कोई और क्वेश्चन अरिप्रा, कुछ डाउट है? नो सर, नॉट येट। ठीक है बेटा, थैंक यू सर फॉर सो मच ऑफ योर सपोर्ट। थैंक यू सर। सर अगर फिर कभी जरूरत होगी तो आपको फिर दोबारा कश देंगे सर। नंबर मैंने दे दिया सर, मैसेज डाल दीजिएगा आप। जी सर, मैसेज कर दूंगा। जी सर। सर मैसेज कर दिया आएगा सर अरिप्रा ने आपको? जी। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।